दोस्तों ये हमारी सैलरी की रिवीजन क्लास नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे, उसकी समरी तैयार की थी, हैंड रिटन नोट्स रिवीजन में तैयार किए थे। आज हम आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर ज़रूरी नहीं कि ये कोई सीए स्टूडेंट ही करे, सीएमए सीएस सब कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, मिस्टर राजकुमार हैज़ द फॉलोइंग रिसीट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक है, डियरनेस अलावेंस है, कमीशन है। कमीशन के बारे में परसेंटेज गिवन नहीं है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज है, एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर है, फुल्ली टैक्सेबल होगा, और एचआरए दिया हुआ है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जिम्ड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार, assuming that he paid a rent of 16,000 per month for his accommodation at कानपुर। कानपुर में ये रहता है, तो कानपुर के लिए जो एचआरए में जब हम एग्जामेशन निकालते हैं तो दोस्तों वो रहेगा 40% ऑफ सैलरी। डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए इफ है, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है। आगे लिखा हुआ है मिस्टर राजकुमार एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। जब भी आ जाएगा एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसका मतलब यह है कि आपको जो टैक्स पे करना है वो कौन सी रिजीम से टैक्स पे करना है, ऑप्शनल से। और ये तो हम क्लास शुरू कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। धीरे धीरे बेटा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोशिश रहेगी कि आज क्लास में पूरा हो जाए, आज पूरा नहीं होगा तो कल पूरा होगा। और इसमें हमारे लिए 2 इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रिवीजन क्लास में लास्ट में हम ज़्यादा डिटेल में रिवीजन नहीं कर पाए, रिलीफ का और परक्यूजिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज वी आई आई ए का। बेटा वो हम 2 इलस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे तो उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। फिलहाल हम उसी समरी नोट्स के आगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने जा रहे हैं। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलावेंस एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन निकालने के लिए कहा है। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से होता तो हम कह देते एग्जिम्ट 0 होगा, फुल अमाउंट ऑफ एचआरए टैक्सेबल होगा। Least of following shall be exempt. नंबर 1, हाउस रेंट अलावेंस जो रिसीव हुआ है। आईसीआई का मॉड्यूल कोई भी अपने यहाँ ओपन कर सकता है और मुझे डाटा बताता रहे। 15,000 इंटू 12। नंबर 2 पे लिखा हुआ है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। लॉ में जो लैंग्वेज है वो ये है, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। सैलरी के 10% से ज़्यादा जो रेंट पे किया है वो, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड है 15,000 रुपये पर मंथ, इंटू में 12, ये रेंट पेड है। और सैलरी है आपकी बेसिक्स 40,000, 16,000। 16,000 ही तो लिखा, ध्यान से देखो, तुमने मेरा 6 गलत करवा दिया। रेंट पेड है आपका 16,000 रुपये। बेसिक सैलरी 40,000 है, डीए है 6,000। कमीशन नहीं आएगी क्योंकि कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर नहीं है, बस वहां लिखा है क्वेश्चन में कमीशन। आप चाहें तो चेक कर लें, कमीशन वर्ड लिखा है, फिक्स परसेंटेज नहीं है कमीशन की, इसलिए कमीशन नहीं आएगी। बताइए
इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू में 10% कर देंगे, ये 10% ऑफ सैलरी हो गया, माइनस कर दीजिए, ये आ गया 136,800। इसके बाद हमें इसके बाद लेना है बेटा सैलरी का हमको 40%। नंबर 3 आ जाएगा। 40% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि घर कानपुर में है। सैलरी बेटा यही लेंगे जो सेकंड पॉइंट में थी, 40 + 6, 46,000 इंटू 12, ये पर एनम की सैलरी हो गई, इंटू 40%। एग्जेम्प्ट हो गया लीस्ट, और टैक्सेबल पूछा नहीं है हमसे, एग्जेम्पशन ही पूछी है। अगर पूछता तो हम बता देते टैक्सेबल एचआरए कितना होगा। जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से एग्जेम्प्ट माइनस कर दो, और ये अमाउंट इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये इलस्ट्रेशन 1 है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्यों, कौन से पेज नंबर पर है इलस्ट्रेशन 2? ये रहा। Mr. Shrikant has two sons. He is in receipt of children education allowance of 150 per month for his elder son and 70 per month for his younger son. 100 per month per child exempt होता है up to 2 children, और वो भी बेटा ऑप्शनल स्कीम में। Both sons are going to schools. He also received the following allowance: transport allowance 1800 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंस 500 रुपये पर मंथ। कंप्यूट करना है टैक्सेबल अलाउंस। तो देखिए, अगर ऑप्शनल स्कीम में आंसर देंगे तो अलग होगा, और डिफॉल्ट स्कीम में आंसर देंगे तो अलग होगा, क्योंकि इसमें बताया नहीं कौन सी स्कीम से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम केस 1 कर रहे हैं इसमें। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंस अंडर ऑप्शनल स्कीम, इसको आप नॉर्मल स्कीम भी कह सकते हैं। नंबर 1 था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें एग्जिम्पशन मिलेगी 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। गिवन क्वेश्चन में एक ही एम्प्लॉय है, सॉरी 2 ही बच्चे हैं गिवन क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। अमाउंट रिसीव एक बच्चे के लिए 150 रुपये पर मंथ है और दूसरे के लिए 70, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे क्योंकि अलग अलग अमाउंट है। एल्डर सन को अलग दिखाएंगे, यंगर सन को अलग दिखाएंगे। एल्डर सन का 150, यंगर सन का 70 पर मंथ। लिमिट स्पेसिफाइड 100 रुपये पर मंथ। लोअर ऑफ अबव exempt। इसके बाद हम लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट।
टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट रिसीव में से, जो कि एल्डरसन के लिए इतना रिसीव हुआ है, एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे, प्लस यंगर सन के लिए 70 मिला और 70 एग्जेम्प्ट हो गया। अगर आप इन दोनों को मर्ज करके करते तो आप ऐसे करते, 150 प्लस 70 220 हो जाता, और 100 प्लस 100 200 हो जाता। तो एग्जेम्पशन आपको 200 की मिल जाती, जबकि 200 की एग्जेम्पशन नहीं मिलनी, यहाँ पर 170 रुपीज़ की मिलनी है। बड़े बेटे के लिए 100 रुपये के लिए और छोटे बेटे की 70 की एग्जेम्पशन मिलेगी। इंटू में ओवरऑल कर दीजिए 12, आपको पता है कितना आएगा। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये दोस्तों फुल्ली टैक्सेबल है। इन केस ऑफ नॉर्मल असेसी, नॉर्मल असेसी के केस में ये फुल्ली टैक्सेबल है, इवन ऑप्शनल स्कीम में। हाउएवर, if assessee is differently able, differently able, differently able है, then exemption would be rupees 3200 पर। तीसरा है ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको याद होगा 200 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है। लोअर इज एग्जिम्प्ट। आपके याद हो जाना चाहिए, दूसरे से पूछ रहे हो। अब तक आप लोगों को ये नहीं पता 3200 एग्जिम्प्ट होता है उसमें। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ के रिवीजन के बाद कोई रिवीजन नहीं किया, और नहीं किया तो आप यकीन करो एग्जाम में आपसे सैलरी का ही क्वेश्चन नहीं होगा, ये लिख के ले लो आप मुझसे। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने रिवीजन में भी बोला था कि अगर आप ऐसा करते हो कि आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको 2 दिन बाद घर पे जाके करते हो, आपका अटेम्प्ट पास नहीं होने वाला है। और इस बात को आप तब रियलाइज करोगे जिस दिन रिजल्ट आपका हाथ में होगा। ये शब्द अपने कहीं लिख कर रख लो कि ऐसा होगा या नहीं, आपके साथ करके देख लो आप। चैलेंज कर रहा हूं मैं खुलेआम, ठीक है। आप बस इतना काम करें, रेगुलर पढ़ें, बस जो आज पढ़ा है उसको 2 दिन पाठ पढ़ें, पास नहीं होंगे, गारंटीड है ये बात। अमाउंट रिसीव 500 रुपये पर मंथ। उस समय आप लोगों के अंदर कमियां निकाल रहे होंगे बजाय अपने अंदर कमियां देखने के। लिमिट स्पेसिफाई 200 रुपये पर मंथ। एग्जामेशन 200 पर मंथ। ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे यूट्यूब पर ये क्लासेस देखेंगे। बेटा पहले इजी पे दिमाग लगाना, फिर डिफिकल्ट की तरफ बढ़ना, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत होती है, इसीलिए बड़े कॉन्सेप्ट में भी इश्यूज आते हैं आपको। ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया। आगे चलते हैं जी। 3 ही अलाउंस अलाउंस से क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं डिफॉल्ट स्कीम से। किससे? डिफॉल्ट से। आ जाइए, केस नंबर 2 होगा। अंडर डिफॉल्ट स्कीम all allowance
received would be taxable। जितने भी अलावेंस रिसीव हुए हैं एसएससी को, क्योंकि वो हैंडीकैप नहीं है, तो वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। तो आपके टैक्सेबल अलावेंस बन जाएंगे 150 एल्डर सन का, 70 यंगर सन का चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, और 1800 मिला था ट्रांसपोर्ट अलावेंस, और 500 मिला था ट्राइबल एरिया अलावेंस। इनटू में 12 कर देंगे, ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 30,240। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल वार्म अप में, इलस्ट्रेशन 1 और 2, एक एचआरए का था और एक कुछ और बाकी के अलावेंस का था। इलस्ट्रेशन 3 की तरफ चल रहे हैं बेटा अब हम। पेज नंबर बताइए। 3 ये इलस्ट्रेशन सागर वाला। मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2025। बेटा रिटायर्ड हुआ है इस क्वेश्चन में, और 1 अक्टूबर को हुआ है। रिसीविंग 5,000 पर मंथ एज पेंशन। जब हमने पेंशन का रिवीजन किया था तब मैंने ये बोला था कि थोड़ा सा बच्चों को इश्यूज आते हैं कम्प्यूटेड अनकम्प्यूटेड में, तो उसको एक बार देख लेंगे फिर से। 1 फरवरी को रिटायर हुआ, 1 अक्टूबर को। 1 फरवरी को उसने अपनी पेंशन का 60% कम्यूट करवा लिया। तो ये जो 60% पेंशन कम्यूट करवाई है ना, इस समय भी अगर देखा जाए तो 40% इज स्टिल अनकम्यूटेड। अभी भी 40% कैसी पेंशन है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, ये मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वेश्चन आंसर में गलती होती है नॉर्मली। और 3 लाख इनको मिला है कम्यूटेड पेंशन का। कम्यूटेड पेंशन की परसेंटेज है 60, यानी कि 3 लाख इनको जो मिला है वो कितने परसेंट के बराबर इक्वल मिला है। तो 3 लाख को अगर 60 से डिवाइड कर दूं तो 5 लाख आएगा। इस 5 लाख का मतलब ये है कि अगर ये पूरी पेंशन अपनी कम्यूट करवा लेते तो इनको 5 लाख रुपया मिलता मिस्टर सागर को, मगर इन्होंने अपनी पेंशन का सिर्फ 60% कम्यूट करवाया और उसके बदले में इन्होंने 5 लाख रुपए ले लिया। अब इस 5 लाख रुपए का आप करेंगे या तो 1/2 या फिर 1/3 जो एग्जेम्पशन मिलेगा। 1/2 तब करेंगे जब ग्रेचुटी ना मिला हो, 1/3 तब करेंगे जब ग्रेचुटी। तो नंबर 1 तो आपको देना है जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय और ग्रेचुटी मिली है तो बेटा 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय और ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2 एग्जेम्प्ट होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में टैक्सेबल पेंशन बतानी है, इसकी कितनी है। कम्यूटेड और अनकम्यूटेड की बात नहीं, टैक्सेबल पेंशन बतानी है। तो उसमें इस बात पर 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो ये कि कब उसका रिटायरमेंट हुआ और उसने कब पेंशन कम्यूट करवाई है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो कम्यूट करवाई है वो कितने परसेंट के इक्वल है। 2 बातों पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आइए हम करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन। तो 3 अलग अलग जवाब ना देकर हम यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं, तो प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कॉलम, कवर्ड, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, रुक जाओ जरा, थोड़ा सोचने दो। ऐसे नहीं कर, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। चलिए करते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक केस हो गया। सेकंड ग्रेचुटी रिसीव, और थर्ड ग्रेचुटी नॉट रिसीव। ओके हो गया।
हम, एक तो है इसकी कम्यूटेड पेंशन और एक है, तो नंबर 1 हम लिख रहे हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन अगर बात की जाए तो ये इसके लिए टैक्सेबल होगी नील, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरी एग्जेम्पशन मिल जाती है कम्यूटेड पेंशन में। कम्यूटेड का मतलब है लमसम पैसा मिलना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो गई। इसके लिए होगा बेटा अमाउंट रिसीव्ड, जो भी मिला है, माइनस एग्जेम्पशन, और इसके लिए भी यही होगा अमाउंट रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट। वो एग्जेम्प्ट हमको देखना है कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ है बच्चों, 3 लाख, माइनस कम्यूटेड पेंशन 3 ही लाख तो मिली है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, एग्जेम्पशन निकालने के लिए एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन सुनना आप। 3 लाख है कम्यूटेड पेंशन और वो कितने परसेंट के बदले में मिली है। तो हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी आपको कम्यूटेड पेंशन में टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो उसे निकालने के लिए आपको अमाउंट रिसीव में से एग्जेम्पशन माइनस करनी है। अमाउंट रिसीव तो 3 लाख हो गया। अब एग्जेम्पशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट रिसीव है 3 लाख वो 60% के इक्वल है, तो 3 लाख को हमने 60% से डिवाइड कर दिया, वो अमाउंट 5 लाख आएगा। अब उस 5 लाख का आप 1/2 करिए या 1/3, यहाँ पे हम क्या करने वाले, 1/3। और इधर इस साइड पर हम लिखेंगे नॉट रिसीव में 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 60% इंटू में 1/2। जरा निकालिए वैल्यू कितनी कितनी आएगी। 3 लाख माइनस, जरा 5 लाख को 1/3 से डिवाइड करिए बेटा, इतना आएगा क्या, है ना। और आई थिंक इधर 2.5 लाख आना चाहिए। हाँ या ना में जवाब दो बेटा, इतना ही आएगा। चलिए, वो सब कुछ भी नहीं, आंसर निकाल दीजिए बेटा। बोलो। तो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल है नील। अगर ग्रेचुटी मिली है तो 1,33,334 टैक्सेबल है, ग्रेचुटी नहीं मिली तो 50,000 टैक्सेबल है। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, लो 33 कर लो, अभी सही है। दूसरा है कैसी पेंशन, अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन सभी के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके लिए टैक्सेबल होती है। तो ये रिटायर हुआ है बेटा अक्टूबर से, और पेंशन इसको मिलनी शुरू हुई है 5,000 पर मंथ। तो अक्टूबर में मिलेगी, नवंबर में मिलेगी, दिसंबर में मिलेगी और जनवरी में मिलेगी। फरवरी में इसने पेंशन को क्या करवा लिया है, कम्यूट। तो क्या फरवरी में नहीं मिलेगी? मिलेगी। 60% नहीं मिलेगी, 40% मिलेगी। तो पहले तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अक्टूबर से लेके जनवरी तक की, वो मिलेगी 5,000 रुपये पर मंथ, 4 महीने की, 20,000, 20,000। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी लिखना 20,000। फिर फरवरी और मार्च की 5,000 इंटू में 2 इंटू में 40%, कितना, 4,000, 4,000, 4,000। टैक्सेबल अमाउंट लिख दीजिए। तो गवर्नमेंट के केस में टैक्सेबल पेंशन, एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा बेटा, 24,000। आईसीआई के मॉड्यूल का आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है बेटा।
सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इस पे करते हैं, फरवरी और मार्च में 40% लेना ही भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कम्यूट करवा लिया तो अब अनकम्यूटेड नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो 100% पेंशन कम्यूट करवा लेते फिर अनकम्यूटेड ना मिलती फरवरी मार्च में। मगर उन्होंने अपनी पेंशन का मात्र 60% ही कम्यूट करवाया, तो 40% अभी भी अनकम्यूटेड है। 70 करवाते तो 30% अनकम्यूटेड होता। यही बात मैं रिवीजन की कॉन्सेप्ट क्लास में भी जोर दे रहा था कि इस जगह पे एक जगह गलती होती है, वो यही वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अब आगे चल सकते हैं हम। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये ग्रेचुटी का क्वेश्चन है। रवि रिटायर्ड on 15 June 2025 after completion of 26 years and 8 months of service and received gratuity 15 lakh at the time of retirement. His salary was basic dearness allowance 10,000, 60% for retirement benefit, commission। टर्नओवर दी है लास्ट 12 मंथ्स की, यहाँ स्पष्ट दिया है, ठीक है ना। 1,20,00,000 की टर्नओवर है, उसका 1% कमीशन है, बोनस है। और फिर आगे आपसे कहा है कि आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, कवर्ड हैं ग्रेचुइटी एक्ट में, तो क्या आंसर होगा। कवर्ड नहीं है तो क्या होगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा। आइए तीनों का जाओ। प्रेजेंटेशन वैसी ही रहने वाली है जैसी अभी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में थी। सेम प्रेजेंटेशन हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 में रखने वाले हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय covered under Gratuity Act 1972, not covered under Gratuity Act 1972। Least of following shall be exempt। नंबर 1, अमाउंट रिसीव। आप देख सकते हैं कितना अमाउंट रिसीव था। यहाँ पे तो मैं NA लिख दूंगा, नॉट एप्लीकेबल। वो इसका उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो भी ग्रेचुइटी मिलती है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ लिख देता हूँ 15 लाख, 15 लाख। इसके बाद आते हैं जी, फिर क्या दिया है बच्चों, नंबर 2 क्या होता है, लिमिट स्पेसिफाइड। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कम से कम कॉन्सेप्ट खोले और वहां से देख के बोल लें बेटा। और कल जब क्लास में आए तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आए, वरना मत आए। आपके आने का कोई फायदा नहीं है, क्लास में भीड़ कर कर कोई फायदा नहीं है बेटा। नंबर 3, हाफ मंथ सैलरी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे तो हम बेटा नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। यहाँ पे हाफ मंथ का मतलब 15/26 सैलरी होगी जो लास्ट ड्रॉन बेसिक और डीए है। लास्ट ड्रॉन बेसिक 50,000 है और डीए है 10,000, इसलिए यहाँ पे 60,000 आएगा। सर डीए इफ नहीं लेंगे, नहीं, कवर्ड वाले में नहीं लेते, कवर्ड वाले में टोटल डीए लेते। और लाइफ 27 साल आएगी क्योंकि 26 साल 8 महीने इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को ईयर माना जाता है। यहाँ पे हाफ मंथ का मतलब 50/30 है। और यहाँ पे सैलरी की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी वर्किंग नोट नंबर 1 में,
और इनटू में यहाँ 26 साल आएंगे। यहाँ पे फ्रैक्शंस को इग्नोर कर दिया जाता है, मंथ को कंसीडर नहीं करते, चाहे 6 महीने से ज़्यादा हो या कम हो। सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी 50,000 रुपये महीना, 12 महीने की बनेगी 6 लाख रुपए। डी आएगा 6,000 रुपये महीना, 12 महीने का बनेगा 72,000, क्योंकि डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट हम लेते हैं। और प्लस कमीशन आएगी 1,20,00,000 का 1%, जो कि 1,20,000 बनेगी। तो आप ऐड कर लें 6 लाख प्लस 72,000 प्लस 1,20,000, 10 महीने की लेंगे, माई मिस्टेक, सही कह रहे हैं आप। कमीशन जो लेंगे या सैलरी जो लेंगे लास्ट 10 मंथ की लेंगे, मैंने जवानी के जोश में 10 महीने की ले ली बेटा। ये 5 लाख आएगा, ये 60,000 आएगा, और ये 1,20,00,000 को 12 से डिवाइड करिएगा, 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 करोड़ आएगा, उसका 1% 1 लाख आएगा। टोटल बनेगा 6,60,000। इसकी कैलकुलेशन अभी हम दिखा देंगे। और 6,60,000 का हम ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एवरेज सैलरी आएगी 66,000। इनको हम सॉल्व कर देंगे। एग्जेम्पशन आ गई। ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे सबसे लीस्ट ये अमाउंट है। इसके बाद हम निकालेंगे टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ टैक्सेबल ग्रेच्युटी नील है। यहाँ 15 लाख रुपए में से ये माइनस कर देना। वर्किंग नोट नंबर 1, सैलरी फॉर ग्रेच्युटी। रिटायर कब हुआ है जी? ये क्वेश्चन में देखिए 15 जून को। तो बेटा जून वाला महीना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 15 जून को रिटायर हुआ है ना ये, तो जून का महीना छोड़ दीजिए, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट लेते हैं। मई 2025 से पीछे की साइड पर चलिए, 10 महीने पूरे होंगे अगस्त 2024 में। इन 10 महीने की हम बेसिक सैलरी ले लेंगे, जो हम गलती से 12 महीने की ले रहे थे। डियरनेस अलावेंस 10,000 रुपये महीना है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 60% इंटू में 10, और परसेंटेज कमीशन लेंगे ऑन सेल्स। 1,20,00,000 की सेल है, 12 महीने की इंटू में 10 कर देंगे, डिवाइड 12 से करके 10 महीने की सेल निकाल देंगे, उसका 1% लेंगे। इन सबको टोटल कर देंगे, 6,60,000 आएगा टोटल। टोटल कर दीजिए। ये एवरेज सैलरी आ जाएगी 6,60,000 डिवाइड बाई 10, 66,000। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे जा रहे हैं। पेज नंबर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, मिस्टर गुप्ता वाला। ये लीव सैलरी के ऊपर क्वेश्चन है। गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1st December after 20 years of service and received leave salary of 5 lakh rupees. अदर डिटेल ऑफ हिज सैलरी इनकम आर, बेसिक सैलरी दिया है, डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है, और बेसिक सैलरी इनकी जो इंक्रीज हुई है वो 1 अप्रैल से हुई है।
तो हम मान लेंगे कि इससे पहले इनकी बेसिक सैलरी 4,000 रुपये रही होगी। आगे लिखा है ही वॉज एंटाइटल टू 30 days लीव एवरी ईयर। यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा काम है क्वेश्चन में, वो ये कि एम्प्लॉयर ने हमको कितने दिन की छुट्टियां दी हैं। 30, 20 साल ये जॉब करता है तो 20 साल में 30 के हिसाब से इसकी टोटल कितनी छुट्टियां बनती हैं, 600। उसमें से इसने 480 क्या कर ली हैं, अवेल। तो कितनी अनअवेल्ड है, डायरेक्ट 120 ले लेना। मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने रिवीजन किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका पूरा रिवीजन किया है, पहले वो आप देखें तब इस पर आए। और यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी एज्यूमिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लीव सैलरी फुल एग्जिम्ट होता है रिटायरमेंट पर अगर लिया जाए, और नॉन गवर्नमेंट के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट रिसीव है, लिमिट है, सैलरी ऑफ लास्ट 10 months है, और कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी है। इन चारों में जो सबसे कम होगा वो एग्जिम्ट होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। और यही लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग द जॉब विड्रॉ कर ली जाए तो फिर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो फुल्ली टैक्सेबल होता है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। पर्टिकुलर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एग्जेम्पशन और टैक्सेबल। कितना मिला है इसको बेटा पैसा, 5 लाख रुपया। तो इसके लिए तो फुल्ली एग्जिम्ट है। पूरे 5 लाख, इसलिए इस केस में टैक्सेबल तो नील हो जाएगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से, फिर 5 लाख में से वो एग्जिम्पशन हम माइनस कर देंगे। तो अभी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जिम्ट लीव सैलरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ये पूरा एग्जिम्ट है, बाकी के लिए अभी हम देखते हैं क्या होने वाला है। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जिम्ट। नंबर ए, अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख रुपया। नंबर बी, लिमिट स्पेसिफाइड 25 लाख रुपीज। सैलरी ऑफ 10 months लेना है, इसकी कैलकुलेशन अभी हम वर्किंग नोट में करेंगे। और नंबर डी, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी, ये भी निकाल लेते हैं जी कैश इक्विवेलेंट। और मगर उसके लिए कुछ भी करिए आपको पहले सैलरी ऑफ 10 months चाहिए होगा, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। ये रिटायर हुआ है जी 1 दिसंबर को, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट हो गई 30 नवंबर से। तो नवंबर से महीना काउंट कर लीजिए आप बैकवर्ड्स, नवंबर 2025 से पास्ट में जाएंगे इसके, फरवरी 2025 तक 10 महीने बनेंगे इसके।
क्वेश्चन में लिखा है इसकी सैलरी इंक्रीज हुई थी 1,000 रुपये पर मंथ 1 अप्रैल से, तो फरवरी मार्च की सैलरी तो हो गई इसकी 4,000 रुपये महीना 2 महीने की, और बाकी की 8 मंथ्स की अप्रैल से लेके नवंबर तक 5,000 रुपये महीना। बता दीजिए कितना आएगा। डियरनेस अलावेंस 3,000 रुपये महीना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 60% है, 18,000 आ जाएगा। कमीशन है क्या कोई? कोई कमीशन नहीं है जी, जोड़ दीजिए 66,000 आएगा। एवरेज सैलरी निकालने के लिए 66,000 को डिवाइड कर देना 10 से। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी देखो क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। हमें तो 10 महीने की सैलरी लिखनी ना, 10 महीने की आ गई 66,000। 66,000 को डिवाइड करो 10 महीने से, ये 1 महीने की एवरेज सैलरी आ गई। इसको 1/30 करो, ये 1 दिन की सैलरी आ गई। इसे मल्टीप्लाई करना है अनअवेड लीव से, तो उसके लिए हमको हमारे पास टोटल लीव्स होनी चाहिए और उसमें से यूटिलाइज लीव होनी चाहिए। तो एम्प्लॉयर 1 महीने साल में 30 दिन की छुट्टियां देता है, 20 वर्ष ये जॉब करता है, इसकी टोटल लीव्स बनती है 600। उसमें से ये कितनी छुट्टियां ले चुका है? 480। 26,400। बताइए एग्जिट कितना आएगा? सबसे कम है 26,400, ये एग्जिट हो गया। ये 26,400 यहाँ दिखा देना, 5 लाख में से माइनस कर देना। ये टैक्सेबल अमाउंट आ गया। कौन सा इलस्ट्रेशन था बच्चों ये? 5वां था ये? पक्का? ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ये बेटा प्रोविडेंट फंड को लेकर है। प्रोविडेंट फंड हमने रिवीजन क्लास में देखा कि 2 जगह है, एक 17(1) में है और एक 17(2) में है। दोनों का रिवीजन हम आज कर लेंगे बेटा। इलस्ट्रेशन 6, मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑन दिसंबर 31, 2025 आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर। बेसिक पे दिया हुआ है 16,000 रुपये पर मंथ फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स इसलिए क्योंकि ये 31 दिसंबर को रिटायर हो गया, तो उसको सैलरी जो मिली होगी वो अप्रैल से दिसंबर तक की मिली होगी। ओके। डियरनेस अलावेंस 72,000 है, 8,000 पर मंथ इंटू में 9। उसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 50% है। लमसम पेमेंट मिला है इसको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। रिटायरमेंट पर जो यूआरपीएफ का पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है। डिपॉजिट इसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी किया था, ये एम्प्लॉयर से नहीं मिलता, ये आप कोई भी खुलवा सकता है। पीपीएफ, पीपीएफ में जो पैसा जमा करते हो उसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C, अगर आप ऑप्शनल स्कीम से टैक्स पे कर रहे हैं तो। और जब पीपीएफ से आप पैसा विड्रॉ करते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। पीपीएफ का पैसा 10-11 में एग्जेम्प्ट होता है। आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज ₹2,20,000। मतलब ये जो पैसा मिला है ना आपको 6 लाख रुपया, इस 6 लाख रुपए में 2,20,000 जो है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है 50,000। यानी कि इसमें से 2,20,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 50,000 इंटरेस्ट है। ये दोनों पैसे टैक्सेबल हैं अंडर द हेड सैलरी। तो 270 अगर आप माइनस कर दो 6 लाख में से, तो 3,30,000 जो बचा वो एम्प्लॉय का बचा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2,70,000 है, ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट इसलिए क्योंकि ये ड्यूरिंग द जॉब टैक्स लग चुका है। अच्छा, यहां से भी मेरी एक बात को और वेरिफिकेशन मिलेगा, वो ये
आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम एक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि आईसीआई ने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिखा है नॉट टैक्सेबल और हम कहते हैं टैक्सेबल। अगर हम आईसीआई की बात को मान लें कि नॉट टैक्सेबल लिखना उनका ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब ड्यूरिंग द जॉब है तो वो नॉट टैक्सेबल है, तो पैसा फिर रिटायरमेंट पे टैक्सेबल होना चाहिए, फिर रिटायरमेंट पे भी एग्जेम्प्ट है और तब भी एग्जेम्प्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वहाँ पे वो ऑलरेडी उस पर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तभी समझ में आएगा जब लास्ट क्लास को ध्यान से सुना हो, देखा हो, तभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि हर जगह पे रुककर हर दोबारा दोबारा कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है मेहनत करिए, और आप ही की जिम्मेदारी बनती है मेहनत करना। हमारी जितनी बनती है उसको हम अच्छे से निभा रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है, जब रिटायरमेंट पर आप वो पैसा निकालोगे, जैसे कि 2,70,000 निकालोगे, वो एग्जिम्ट है। वो एग्जाम्प्ट इसीलिए क्योंकि इस पर ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हो, और जो टेक्निकलिटीज थी वो मैंने रिवीजन में भी उसको एक्सप्लेन किया था। और जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्सेबल है, वो है अंडर द हेड अदर सोर्स, ठीक है। ये उन लोगों के ही याद आया होगा जिन्होंने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने रिवीजन किया होगा जाकर। बाकी तो बैठे रहो बेटा, कोई टाइम पास कर रहे हो बस आप। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ taxable amount of यूआरपी। सैलरी इनकम में बच्चों दो चीजें आएंगी, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। तो कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है और इसका इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो लिखना भी नहीं चाहिए, उसको तो अलग से लिखेंगे। हमें यहाँ लिखना चाहिए इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। सुनना बेटा, ये बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट पता भी नहीं है, जबकि वो आमने सामने से पढ़ते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हमने लास्ट क्लास में पीएफ देखा 17(1) और 17(2), तो मैंने एक बात बार बार रिपीट की कि आपको इसकी डिटेल तभी समझ में आएगी जब आप इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा करोगे। इस बात को मैंने बार बार कहा उस क्लास के अंदर, और जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया क्लासरूम में तब भी मैंने बार बार कहा। उसमें से एक पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जितना भी होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है बेटा, वो तभी टैक्सेबल होता है जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। अब आप क्वेश्चन में चेक करिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2,70,000, इसलिए उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है सिंस कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 2.5 लाख। अगर इस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम होता, जैसा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 2,20,000, मान लो एम्प्लॉय का भी 2,20 होता, तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता। अभी टैक्सेबल है कितना बेटा, 60,000। ये अमाउंट है जो 60,000 आएगा। टोटल टैक्सेबल अमाउंट लिख दीजिए, 2,70,000 प्लस 60,000,
टोटल कितना हो गया? 3,30,000, ये टैक्सेबल है। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में आज कोई यूआरपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवाता, ना एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय। यहाँ एक नोट लिखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2,70,000 received on retirement is not taxable in hands of employee। क्यों? इसका जवाब ये कह सकते हैं हम कि पहले भी टैक्स नहीं लगा था और अभी भी टैक्स नहीं लगेगा। ये कहेंगे पहले टैक्स लग चुका है इसलिए अब दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ड्यूरिंग द जॉब ही टैक्सेबल होता है। तो आईसीआई ने जो लिखा है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया और उसे आप सैलरी में जोड़ लें। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि स्टूडेंट इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि अपना ही कंट्रीब्यूशन और अपनी ही सैलरी इनकम में जोड़ लेगा। ठीक है, ऐसे कैसे बेवकूफ़ी कर सकता है। ठीक है, फिर तो आपको ये भी लिखना चाहिए कि एक पापा ने अपने बेटे की फीस दी है तो उसे अपनी सैलरी में नहीं जोड़नी, क्या पता वो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस समझ ले। हाँ, तो ये तो कोई कोई भी व्यक्ति अपनी ही पॉकेट से पैसा खर्च कर रहा है, वो उसकी इनकम में कैसे आ सकता है। तो आईसीआई ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि वो नॉट टैक्सेबल है। अदरवाइज आईसीआई भी वही मीनिंग निकाल रहा है जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आइए बेटा एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। हेलो हेलो। तो बेटा इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जब भी 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड अदर सोर्स। अभी इस पॉइंट को दोबारा आ रहा है इलस्ट्रेशन 10 में, और उस इलस्ट्रेशन के लिए मैंने अपनी एनर्जी भी बचाई है ताकि वहां मैं जोर लगा सकूं उसे समझाने में। इलस्ट्रेशन 7 देखो, विल योर आंसर बी एनी डिफरेंट इफ द फंड मेंशन अबव एज ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हाँ, आंसर चेंज होगा। उस केस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट है उसका आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों। लिखिएगा, इलस्ट्रेशन 7 की बात कर रहे हैं हम। if amount received pertains to, pertain का मतलब रिलेटेड, recognized provident fund, then employer contribution and interest thereon shall be exempt। वो exempt रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने जॉब जो है वो 5 साल के बाद छोड़ी है। इलस्ट्रेशन 6 में सिंस पीरियड ऑफ सर्विस या जॉब एक्सीड्स 5 years, और क्वेश्चन में देखा जाए इलस्ट्रेशन 6 में तो 25 years के बाद उसने जॉब छोड़ी है, इसलिए आंसर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट आपने टैक्सेबल बनाया था वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे चल सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 सामने देखिएगा। Mr. B is working in XYZ Limited and hence given the details of his income for the previous year, you are required to compute his gross salary from the details given below। बेटा आपको बेसिक सैलरी, डीए कमीशन, टर्नओवर पर बेस्ड है कमीशन, और बोनस और ग्रेचुटी, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ,
और इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है। आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट है और इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। ये बात सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 में मेंशन है। आइए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, पर्टिकुलर रुपीज, बेसिक सैलरी 10,000 रुपये महीना, 12 महीने की बेसिक सैलरी 1,20,000, डियरनेस अलाउंस 8,000 रुपये महीना, क्वेश्चन में जैसा गिवन है 12 मंथ्स का 96,000। इस क्वेश्चन में रिटायर नहीं हुआ है एम्प्लॉय, ड्यूरिंग द ईयर जॉब कर रहा है वो। और आप जानते हैं बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। 50 लाख की सेल्स है, टर्नओवर है, उस पर 0.1% के रेट से कमीशन है जो कि बनेगी 5,000 रुपीज़। बोनस आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपये। इसके बाद एक तो आएगा ग्रेच्युटी, जिसके लिए हमको वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, और दूसरा आएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहाँ पर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि 17(1) है या 17(2), ठीक है। क्वेश्चन में बस परसेंटेज बताया है कि बेसिक सैलरी का 20% उसने पे किया है। अगर देखा जाए तो 1,20,000 बेसिक सैलरी है इसकी, क्वेश्चन के टॉप पे देख सकते हो आप, और उसका 12% बने, उसका कितना परसेंट पे किया है इसने, 20%। इसमें से माइनस करेंगे जी हम सैलरी का 12%, सैलरी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसका 12%। सैलरी की कैलकुलेशन अभी हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। फिर उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। क्वेश्चन में आप देखिएगा 13,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है जो कि 13% के इक्वल है। 9.5% से जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। सर ये आपने क्या कैलकुलेशन की, एक बार समझाओ। बेटा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे इंटरेस्ट के रेट से डिवाइड कर दिया, इससे क्या आया, वो अमाउंट आ गया जिस पे आपको इंटरेस्ट मिला होगा। यानी कि इंटरेस्ट आपको 1,00,000 रुपये पे मिला होगा 13% के रेट से, तभी तो 13,000 बना होगा। तो 13,000 को 13% से डिवाइड करा तो 1,00,000 आएगा। 1,00,000 वो अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट मिला होगा, उसका 3.5% टैक्सेबल होगा। कितना बेटा, 3,500। इन सबको हम टोटल कर देंगे, ये ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं ग्रेच्युटी। क्वेश्चन में बताया कवर्ड है, नॉट कवर्ड है, क्या है, चेक कर लो बेटा। ग्रेच्युटी रिटायर तो हुआ ही नहीं वो, चेक कर लो, रिटायर नहीं हुआ है। तो ग्रेच्युटी का जो पैसा मिला है, रिसीव हुआ है, वो ड्यूरिंग जॉब हुआ है, और एग्जेम्पशन मिलती है रिटायरमेंट पर। तो ग्रेच्युटी या लीव सैलरी जब भी ड्यूरिंग द जॉब मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है। तो ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग जॉब इज टैक्सेबल। सेम लॉ लीव सैलरी के लिए। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन डेथ कम रिटायरमेंट। या तो उसकी डेथ होती तब मिलती एग्जेम्पशन, या फिर क्या होता बेटा, रिटायरमेंट। अब दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो ड्यूरिंग द जॉब मिली है ग्रेच्युटी। चेक करके बताओ कितनी ग्रेच्युटी मिली है, 25,000 रुपये। वो टैक्सेबल है, खत्म हो गई बात। अब एक और वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। सैलरी निकालते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए। इसमें लेते हैं बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस लेते हैं फॉर पीएफ कंप्यूटेशन, यानी कि फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस लेते हैं जी परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। देख के बताइए हमारी बेसिक सैलरी हमने कितनी ली थी, 1,20,000 रुपये।
डियरनेस अलाउंस 96,000 था, जिसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था और कमीशन आई थी इतनी, तो टोटल सैलरी हमारी इतनी बनेगी आरपीएफ के लिए 1,73,000 की। ये 1,73,000 का 12% तक तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जो कंट्रीब्यूट हुआ है वो टैक्सेबल है। तो बेटा 1,20,000 का 20% निकालोगे तो 24,000 आएगा, और ज़रा इसका बेटा 12% निकालना कितना आएगा, 20,760। एम आई राइट? तो 24,000 ज़्यादा है बेटा, कंट्रीब्यूशन से कितना अमाउंट ज़्यादा है, ये 3,240, ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। सबको टोटल कर दीजिए, ये आपकी सैलरी आ गई। ये सब वार्म अप की इलस्ट्रेशन है, ताकि जो हमने लास्ट क्लास की है रिवीजन की, उसका वार्म अप हो जाए। उस समय का अभाव था क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो गई थी, ठीक है। अदरवाइज ये इलस्ट्रेशन उसी समय करने बहुत ज़रूरी रहते। मगर मुझे आज से पूरी उम्मीद है कि आपने घर पर बेहतरीन 3-4 बार रिवीजन किया होगा, और आज का मिला के 7-8 बार रिवीजन आपका कल तक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। कल तक आप सैलरी में से बेटा धुआं निकाल देंगे। तो कितने हो गए क्वेश्चन? 8। इलस्ट्रेशन नंबर 9 करने जा रहे हैं बच्चों, पेज नंबर, ये इलस्ट्रेशन 9 है। ये जी इलस्ट्रेशन नंबर 9। Mr. Datta receive voluntary retirement compensation of rupees 7 lakh after 30 years and 4 months of service. He still has 6 years of service left at the time of voluntary retirement. He was drawing basic salary 20,000 per month, dearness allowance 5,000 per month, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। हमें टैक्सेबल वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन बतानी है, और ये एज्यूम करना है कि ये व्यक्ति कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई रिलीफ क्लेम कर लेता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के लिए, तो फिर उसको जो ये एग्जेम्पशन होती है 10 सबसेक्शन 10C वाली, ये नहीं मिलती। तो बेसिकली यहाँ ये कहना चाहता है कि 10-10C की एग्जेम्पशन निकालो, ये क्वेश्चन है। आइए, एक इजी सा क्वेश्चन है मिस्टर दत्ता का। इलस्ट्रेशन 9 पर आ गए हम। ऑलमोस्ट परक्यूजिट तो, ओ सॉरी, रिटायरमेंट बेनिफिट तो सारे ही आ गए हैं आज की क्लास में। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग शैल बी exempt. Number 1, amount received 7 लाख रुपए। नंबर 2, लिमिट स्पेसिफाइड 5 लाख रुपए। नंबर 3, सैलरी फॉर बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स, ये बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स कब के लिए देखने, बिफोर रिटायरमेंट। तो सबसे पहले इसकी सैलरी थी, आप चेक कर लें, बेसिक सैलरी कितनी थी 20,000 और डीए 5,000, तो 20 और 5 कितना हो गया। ऐसे केस में वर्किंग नोट ना बनाए, ऐसे केस में डायरेक्ट लेते हैं 25,000। 6 साल इसके भी बचे हुए हैं रिटायरमेंट से पहले, और हर वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो 72 मंथ्स की सैलरी ली जा रही है इस क्वेश्चन में, जो कि 18 लाख रुपए बनेगी 25,000 के अकॉर्डिंग। नंबर 4, 3 मंथ सैलरी फॉर completed year of service।
3 months सैलरी फॉर completed year of सर्विस। तो 3 इंटू में सैलरी, ये 3 मंथ्स की सैलरी हो गई फॉर कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर क्वेश्चन में 30 साल दिए हुए हैं, तो ये बनेगा बेटा 22,50,000। तो एग्जेम्प्ट हो गया 5 लाख रुपए, टैक्सेबल हो गया 2 लाख रुपए। 7 लाख माइनस 5 लाख। आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? 2 लाख रुपए क्लियर है? ये आपकी टैक्सेबल कंपनसेशन आ गई। अब हमारा वो इलस्ट्रेशन आता है जिसको हमने बार बार रिवीजन क्लास में भी कहा, आज की क्लास में भी कहा, मगर उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप 2 बातें समझें कि जो आरपीएफ है स्पेशली वो 2 सेक्शंस में है, एक 17(1) में है और एक है 17(2) क्लॉज VII में। अगर मैं आरपीएफ की बात करूँ, इसी तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ है उसको 17(1) में भी पढ़ाया गया है और 17(2) क्लॉज VII में भी पढ़ाया गया है। ये मैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन या उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12% ऑफ सैलरी तक है तो एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट अगर 9.5% तक है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। ये 17(1) कहता है। 17(2) क्लॉज VII कहता है कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए पर एनम है तक एग्जेम्प्ट है। और यहाँ पर एक फार्मूला बनाया गया है इंटरेस्ट को टैक्सेबल निकालने के, जिसका फार्मूला यह है TP PC/2 इंटू में R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू में R। ये एक फार्मूला दिया गया है रूल नंबर 3B में। तो इलस्ट्रेशन 10 में हमको यही 17(2) क्लॉज VII के बारे में और VII के बारे में बात करनी है, जो अभी हम इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको लास्ट रिवीजन क्लास में बताया भी था, ऐसी बात नहीं है, ये रहा पूरा लिखवाया था कि ये एक फार्मूला दिया है लॉ मेकर्स ने रूल नंबर 3B में, जो आपके सामने है, आपको दिखाई भी दे रहा है। PC/2 इंटू में R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू में R। PC का मतलब होता है टैक्सेबल अमाउंट, जो कि 7.5 लाख से ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से पिछले वर्ष का या उससे पिछले वर्ष का जो भी टैक्सेबल अमाउंट है उन सब का एग्रीगेट PC1 कहलाएगा। इस वर्ष का जो इंटरेस्ट टैक्सेबल है वो TP कहलाएगा। पिछले कुछ वर्षों में जो भी आपको इंटरेस्ट टैक्सेबल किया गया है इस सेक्शन में उन सब का एग्रीगेट TP कहलाएगा। R होता है इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइड बाई फंड्स का एवरेज। ये हमारी बात आई आपकी सामने। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर आप बता दीजिए क्या है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है और समय लगेगा इसको आपको समझने में, मुझे समझाने में। एक बार आप रीड कर लीजिए, सब लोग रीड कर लीजिए। Mr. X is appointed as a CFO of ABC Limited in Mumbai फ्रॉम 1 सितंबर 2023। याद रखना ये जो 17(2) VII सेक्शन आया है, ये सेक्शन आया है 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि इसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर था वो 2021 था। अब इस बंदे ने जॉब ही कब ज्वाइन करी है? 1 सितंबर 2023 में, तो इसके लिए ये तो पहला ईयर 23-24 होगा, और वो भी 23-24 के मात्र 7 महीने, क्योंकि 1 सितंबर से आया है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तो जॉब पे था ही नहीं है। His basic salary is 6 lakh per month, DA 8% per annum, contribute 10% of his pay and DA towards his recognized provident fund, और कंपनी भी उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। और यहाँ स्पष्ट रूप से सेक्शन दिया गया है,
तो यहाँ पर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। वो बात तो सेक्शन नंबर 17(1) में कही गई है, और अभी जो आप पढ़ रहे हो वो 17(2) क्लॉज VII है। इसमें तो हम देखेंगे 7.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं या नहीं। अगर 7.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं तो एग्जिम्ट, उससे ऊपर कंट्रीब्यूट किए हैं तो एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल, और ये इंटरेस्ट का सेक्शन है उस कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला। हमें इन 2 वर्षों के लिए कैलकुलेशन करनी है, और कहा है कि 1 सितंबर 23 से पहले वो एक कंसल्टेंट था जो कि प्रोफेशनल फीस लेता था, मतलब कहना चाहते हैं कि उससे पहले वो जॉब नहीं करता था। ठीक है, कभी आप सोचें कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि वो उससे पहले प्रोफेशनल फीस लेता था और उसकी इनकम PGBP में आती थी। बस वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि 1 सितंबर से पहले वो जॉब नहीं करता था। ठीक है, जॉब नहीं करता होगा तो 17(2) क्लॉज VII एप्लीकेबल नहीं होगा उसके ऊपर, है ना। तो पहली बार उसके ऊपर ये VII कब एप्लीकेबल हुआ? 1 सितंबर 2023 को। डाटा आप सब लोगों के पास है क्वेश्चन का, मैं करा रहा हूं, आप पेन रोक के आराम से बैठ के देखिए। मैं नहीं चाहता नोट करें आप, अभी फिलहाल देखिए बेटा। नोट करें, कंप्यूटेशन ऑफ, तो हम ना इलस्ट्रेशन 10 कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ, पहले देख लो आप, ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। दो सेक्शन है, एक तो ये है, ये तो है कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर के, और इसका ये जो दूसरा सबसेक्शन है ये है उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट का, जिसके लिए फॉर्मूला है TP वाला। इस केस में तो बेटा बस 7.5 लाख से ऊपर देखना है। मिस्टर एक्स क्या था कंप्यूटेशन, हाँ मैं ये कह रहा था 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज VII जो है ये 7.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्सेबल है, और जो VII है उसमें वो TP वाला फॉर्मूला है। पहली बार कब इसने जॉब ज्वाइन की है बेटा? 23-24 में की है ना, यही तो प्रीवियस ईयर है इसका फर्स्ट। और हम क्या करते हैं, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो 20-21 से भी देता ना कि 20-21 में पहले इसने जॉब ज्वाइन करी है, तो हमें 20-21 की 21-22 23 23 24 24 25 25 26 सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ती। क्वेश्चन में दिया है कि ये इसने जॉब ज्वाइन करी है 1 सितंबर 2023 को। अब ये डेट जो आती है वो आती है कौन से ईयर में? तो सबसे पहले आप 23-24 की कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन में निकालेंगे हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर? 10%, उतना ही एम्प्लॉय करता है। किसका 10%? सैलरी का। सैलरी है कितनी इसकी? 6 लाख रुपए महीना तो है बेसिक सैलरी, और उसका 8% है डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब इसका बेसिक सैलरी और DA कमीशन है नहीं क्वेश्चन में। वो 6,48,000 है, और इसमें हम 7 महीने की सैलरी लेंगे। सर 7 महीने क्यों? बेटा इसने जॉब ज्वाइन करी 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक 7 ही महीने बनते हैं। ये बनते हैं सितंबर से लेकर कहाँ तक? मार्च तक। इंटो में 10%, जरा कर दो बेटा कितना आएगा। ये इसका है कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर का। आप बताओ क्या ये 7.5 लाख से ज़्यादा है? नहीं, तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखते हैं टैक्सेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, सॉरी, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज VIIA नील है। क्यों? सिंस इट इज लेस देन
7.5 लाख पर एनम। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 17(2) क्लॉज VII A, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? TP। ये TP इसका नील निकलेगा। पूछिए क्यों? TP का फॉर्मूला होता है PC/2। जब आपका PC ही नील है, भाई फॉर्मूला क्या है TP का? PC/2 इंटू में RPC1 प्लस TP1 इंटू में R तो कुछ ना कुछ होगा। ये PC 0 है इसका। क्यों? PC का मतलब होता है टैक्सेबल अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। इसका अमाउंट तो 7.5 लाख से कम है, इसलिए PC हो गया 0। और जो लास्ट ईयर का PC1 और TP1 है वो भी 0, क्योंकि इसका पहला वर्ष ही 23-24 है। तो 22-23 में तो इसका कोई टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो दैट्स वाई इसका जो TP होगा फर्स्ट ईयर का वो नील होगा। क्या ये बात समझते हैं आप? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तीसरे नंबर हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। बेटा वो तो इसके लिए टैक्सेबल होगा नहीं। क्यों? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी में जुड़ता ही नहीं ना। ठीक है। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। बताओ वो टैक्सेबल होगा या नहीं? मेरी तरफ ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। हाँ तो देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 4,53,600 है ना। और क्वेश्चन में लिखा है कि एम्प्लॉय ने भी इतना ही कंट्रीब्यूट किया है, तो एम्प्लॉय ने भी तो 4,53,600 ही कंट्रीब्यूट किया होगा। तो क्या 4,53,600 2.5 लाख से ज्यादा है? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बता के आया हूं कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा हो तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है या नहीं? बोलो हाँ। अरे भाई ऐसा चौंक के सुन रहे हो? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है उतना ही एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी तो इतना ही रहा होगा। क्या ये अमाउंट आपको शक है कि 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है? अरे बोलो है या नहीं है? वो मना कर रहे हैं 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है बेटा, ये आप मना कर रहे हो। पीछे वाले भाई शर्मा जी, अरे 2.5 लाख से ज्यादा है, ज्यादा है, आप मना कर रहे हो। 2.5 लाख से ज्यादा है या नहीं है? 2.5 लाख से ज्यादा है। और 2.5 लाख से ज्यादा होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? अब आप देख के बताओ, क्या एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है? कहीं नहीं दिया। बट अगर दिया होता तो हम लिख देते कि वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। जो भी अमाउंट मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अंडर हेड इनकम फ्रॉम। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को अपने पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अदर सोर्स में आएगा, इसीलिए एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन सैलरी में ऐड नहीं होता। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ICICI कहता है नॉट टैक्सेबल, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऐड नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ ठीक है। तो टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS सिंस, क्यों बेटा? क्योंकि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो कितने से ज्यादा है, और यही मैंने आपको पढ़ाया था, नोट्स में भी लिखवाया था कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो उसका मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। और अगर एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉयर ना हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ना करता हो, फिर ये लिमिट 2.5 लाख नहीं है, फिर ये लिमिट 5 लाख है। ये आपको नोट्स में लिखवाई गई, रिविजन में बताई गई ये बात। इसके बाद 23-24 के बाद कौन सा प्रीवियस ईयर आएगा? 24-25। बेटा इन्हीं 4 चीजों का जवाब देना है, जो 4 चीजें अभी आपने 23-24 में लिखी हैं। यही 4 चीजों का जवाब देना है वापस से। कौन से ईयर में? 24-25 में। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा बनेगा बच्चों? 25-26। चलिए, नंबर 1 किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो कि कौन से सेक्शन में आएगा?
कम से कम देख के तो बोल लो कौन सा सेक्शन है, या बोलने को घर वालों ने मना करा है, बोलना मत। बोलो कौन सा सेक्शन है। कम से कम ऐसा तो बोलो जो सुनाई दे। 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज VII। ठीक है। 6,48,000 की सैलरी है पर मंथ। क्या इस वर्ष भी 7 महीने सैलरी मिलेगी इसको? पक्का पूरा मिलेगी? कितने महीने बेटा? और कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करती है बताओ कितना आएगा? 777,600, 7,77,600। उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा? तो टैक्सेबल हो गया कितना? तो इस बार इसकी सैलरी में 27,600 ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गई? अब निकालेंगे हम इसके ऊपर क्या, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, किसका कंट्रीब्यूशन है ये? एम्प्लॉयर का। याद रखिएगा ये 2 पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं सामने आपके, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और ये उस पर मिलने वाला, ये ना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है, ये सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है, जिसका फॉर्मूला बेटा ये दिया हुआ है, TP PC/2 इंटू में R प्लस PC1 TP1 इंटू में R। PC इस बार आपका 27,600 आया है आपके सामने। जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का उसको PC कहते हैं बच्चों। ये तो 27,600 आया है। R की वैल्यू अभी हम निकालते हैं थोड़ी देर में। PC1 नील है क्योंकि लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं था, और लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं था तो लास्ट ईयर TP भी नील होगा। इंटू में R अभी निकालते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताइए आपको क्या दिक्कत है? नहीं है, बना रही थी, बनी नहीं दिक्कत। ठीक है ना, मैं समझ गया बेटा। ये बनाई बहुत इसने अपने अंदर से, मन से बन नहीं पाई। इसने कहा कहीं तो बोलूं कुछ, फिर बनी नहीं। ठीक है, वो भी बना रहा है बैठ के। दिक्कत नहीं बनानी है बेटा, फ्लो में। ठीक है हाँ। क्या हो क्या, बच्चे भी यार अलग अलग किस्म के प्राणी में पढ़ा रहा हूँ। PC 27,600 और PC1 एंड TP1 प्रीवियस ईयर 23-24 का क्या होता है बेटा? नील होता है। अब हमें निकालना है R इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरेस्ट डिवाइड बाई फंड्स का एवरेज। ठीक है, इंटरेस्ट आप चेक करो सेकंड ईयर का कितना दिया हुआ, कहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट? मैं आपको दिखाऊं? यहाँ लिखा हुआ है ये सब कुछ। यहाँ लिखा है द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25, 31 मार्च 26। ये 1 अप्रैल 24 का ओपनिंग बैलेंस है, ये उस वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस है, अगले वर्ष का यही ओपनिंग बन गया और नेक्स्ट वर्ष का ये क्लोजिंग बैलेंस है। कंप्यूट करना है परक्यूजिट की वैल्यू अंडर सेक्शन 17(2) क्लॉज VII और VII-A, और 2 ईयर के लिए हमें मेनली हमसे पूछा गया था, मगर हमने 24-25 के लिए भी निकाल दिया क्वेश्चन में, क्योंकि बिना उस कैलकुलेशन के हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, अभी हम इसमें से 25-26 निकाल रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो बेटा कहीं पर भी हमको इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया है, हाँ, मगर हमारे पास फंड्स का एवरेज है। तो अब हमें वर्किंग नोट में इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बेटा अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में जो हमने समरी आप लोगों को लिखवाई, तो समरी में हमने कुछ ये लिखवाया कि क्लोजिंग बैलेंस किसे कहते हैं। आप सामने देखिए, ओपनिंग बैलेंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सब। अगर इनमें ये सब चीजें दी, इंटरेस्ट नहीं दी, तो क्या हम मिसिंग फिगर नहीं निकाल सकते? मिसिंग फिगर निकालने में तो हम बचपन से एक्सपर्ट हैं। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। लो बेटा देखो, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा उसमें एक तो होता है ओपनिंग बैलेंस, वो हटाओ। जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो हटा दो उसमें से। उसमें से एक हटाओ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। क्या हटाओ बेटा? और एक हटा दो किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का। समझ गए? अब जो बचेगा वो इंटरेस्ट बचेगा।
मगर जो इंटरेस्ट बचेगा वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी इंटरेस्ट है और एम्प्लॉय के भी, इसलिए पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल नहीं किया गया। सुनो बेटा, नहीं आधा आधा भी नहीं किया, आधा आप कह रहे हैं, आधा आधा भी नहीं करा। क्लोजिंग बैलेंस में से हमने ओपनिंग बैलेंस हटा दिया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हटा दिया ड्यूरिंग द ईयर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हटा दिया, जो बचा वो इंटरेस्ट बचा, वो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर भी है। और अब एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन तब टैक्सेबल होता है जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा हो, उसका रूल अलग है। तो इस इंटरेस्ट में कुछ इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट है जो 7.5 लाख तक मिला है, कुछ इंटरेस्ट वो है जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का है, कुछ इंटरेस्ट वो है जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का है और वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पे होना चाहिए, बस वही टैक्सेबल है। इसलिए लॉ मेकर्स को ये फॉर्मूला बनाना पड़ा। ठीक है, समय नहीं है, वरना एक क्लास इसके डेरिवेशन पे लग सकती है कि ये फॉर्मूला कैसे डराइव किया गया है, उसमें वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने उस बात को पूरी क्लास में एडिट कर दिया। कहीं समय मिलेगा तो मैं कोई वीडियो बना के डाल दूंगा कि फॉर्मूला, मगर आप समझिए क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। उस फंड के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 2 लोगों के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है, एक एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है और एम्प्लॉय वाले के लिए रूल कुछ और है। एम्प्लॉयर वाले के लिए है 7.5 लाख तक जो मिलेगा उसको, वो कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है 7.5 लाख के रुपए की जो। तो इस एम्प्लॉयर के इस इंटरेस्ट में एक तो 2 पार्ट है, और फिर एम्प्लॉयर के अंदर भी ये देखना है 7.5 लाख तक का इंटरेस्ट कितना। तो उन्होंने क्या करा, एक फॉर्मूला डेराइव किया है। ये फॉर्मूला इन सब चीजों को सोचकर डेराइव किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो अभी इंटरेस्ट का अमाउंट आने वाला है बेटा, वो दोनों का इंटरेस्ट आने वाला है। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में आप चेक करिए, इतना दिया हुआ है, चेक करिए, और ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का इतना है, और पूरे वर्ष का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है बेटा वो अभी हमने निकाला था, और जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही किसका कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का। माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 2,06,711। ये इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में। ओके हो गया, यहां मैंने इंटरेस्ट लिख दिया 2,06,711, वर्किंग नोट नंबर 1। इसे डिवाइड करूंगा बेटा किससे, फंड एवरेज से। फंड एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस ले लो, इसमें तो दिया हुआ है, बड़ा बढ़िया काम किया हुआ है, प्लस क्या ले लो, क्लोजिंग बैलेंस, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। कर दिया हमने, 18,62,093 आ गया, यहां लिख दिया। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर। सॉल्व कर दो इसको, ठीक है, सॉल्व करो, आर की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू, इस वैल्यू को यहां लिख दो 0.111, 0.111। ये PC1 और TP1 नील क्यों आए, क्योंकि लास्ट ईयर ना तो हमारा कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा था, और क्योंकि कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा नहीं था इसलिए हमारा कोई टैक्सेबल परक्यूजिट भी नहीं निकला था, TP1 भी 0 था। ये वाला पोर्शन तो 0 बन जाएगा, बस इसकी सॉल्यूशन कर लो बेटा। 1532, ये हमारा टैक्सेबल परक्यूजिट हो गया असेसमेंट ईयर 25-26 का। अब आता है प्रीवियस ईयर, कौन सा, अच्छा अभी इसमें हमने कितने पॉइंट लिखे हैं बेटा, ये भी देखो सामने, देखो स्क्रीन पर, हमने कितने पॉइंट लिखे हैं, 2। अभी सिर्फ किसके कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट की हमने बात करी है, अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने भी तो कंट्रीब्यूशन किया है। आप बताओ, एम्प्लॉय अपने पास से खुद पैसे डाल रहा है तो वो तो उसके बेसिक सैलरी और DA से डाले जा रहे हैं, ये उसकी सैलरी में जुड़ना चाहिए, बताइए आप। तो बस ICI और हम इसी जगह पर मैं बार बार कहता हूं सेम पेज पर है कि उसकी सैलरी में कुछ नहीं जुड़ेगा। तो इसका सही वर्ड ये होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी, रेदर ये वर्ड हम यूज करें, नॉट टैक्सेबल, रेदर हमें इसकी जगह वर्ड यूज करना चाहिए, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी, की ग्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। बट वो बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने नॉट टैक्सेबल लिख दिया। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ICI को पता नहीं है, ऐसा नहीं है,
उनको पता है वहाँ पे दिमागदार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कि वो नॉट टैक्सेबल तो मैंने उनका कॉन्टेक्स्ट समझाया कि नॉट टैक्सेबल, क्योंकि बच्चे ना उनको तो कम गलत समझेंगे, हमको ज़्यादा गलत समझेंगे, इसलिए समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब इसका तो याद हो जाना चाहिए था अब तक, इसका क्या मतलब है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वुड बी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? ठीक है, वुड बी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितने से ज्यादा है? 2.5 लाख रुपए से। ये जो पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है ये मतलब मुझे नहीं लगता कि 99% लोगों के क्लियर होगा, इवन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके भी क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, स्टूडेंट में तो मैं क्लियर कह सकता हूँ, सीए फाइनल का भी स्टूडेंट हो, 99.99% क्लियर नहीं होगा। 0.1% वाले पाठशाला क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ। उसका वजह सुनिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आता है ना बेटा ये, ठीक है। आप बताओ ईमानदारी से 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है या नहीं है? है, क्योंकि 7,77,600 है, तो टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। बस अब यहाँ पेशेंस रख के सुनना है आपको, पेशेंट नहीं बनना है, पेशेंस रख के सुनना है। मैं जो लिख रहा हूं नोट तो कर नहीं रहे होंगे भी आप। इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, मुझे नहीं पता कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। बस मुझे तो ये पता है कि टोटल इंटरेस्ट जो है ना वो इतना है, 2,06,711। तो आप ये मत कहना 2,06,711 से 1,532 माइनस कर दो, बाकी का एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है। नहीं, 1,532 तो टैक्सेबल है, ठीक है। हाँ हाँ, आप ये कह सकते हो कि 2,06,711 में से अगर आधा आधा कर ले तो आप कह लो 1,03,355 रुपये 50 पैसे, ये आना चाहिए आधा, ठीक है, यही आना चाहिए आधा, ठीक है। वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई ये इंटरेस्ट है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, ये इंटरेस्ट है ना, तो आज जितना पैसा एम्प्लॉयर डाल रहा है उतना ही एम्प्लॉय, तो जिस रेट से इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिलता होगा उसी रेट से एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर, पैसा दोनों का बराबर बराबर है। तो मैंने कहा इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो 1,03,355 रुपये 50 पैसे वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट होगा। और लॉ क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं ये जो इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 का, वो क्या होगा? टैक्सेबल। अंडर हेड इनकम फ्रॉम, मैंने एक रफ आइडिया दिया कि 1,03,000 कुछ रुपए टैक्सेबल होगा, है ना, और तो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। भाई यही गलती है, इसी को मैं कह रहा हूं क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ा समय देना पड़ेगा, और जो ये ऑनलाइन सुनेंगे बाद में ये क्लास, उन लोगों को भी इस जगह पर समय लगाना पड़ेगा, तभी मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है। बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं भी समय लगाना स्टार्ट करता हूं। शायद मैं समझा पाऊँ आपको, आप जैसे बेहतरीन दिमाग में मैं अपनी बात डाल पाऊँ। यहाँ समझिएगा, ये जो इतना मैं कह रहा हूँ बार बार इलस्ट्रेशन 10 समझना है, वो इसी के कारण से कह रहा हूँ, जो पॉइंट मैं अब समझाने जा रहा हूँ। ये जो मैं अभी चित्रकारी कर रहा हूँ ये आंसर का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको जीएफ के लिख रहा हूँ, ठीक है। कौन सा ईयर सबसे पहले था जो हमारे क्वेश्चन में था आज? 23-24 है ना बेटा, 23-24। और फिर कौन सा था? अभी आप 24-25 पे ही तो पहुंचे हैं हमारे आंसर में, 25-26 तो अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया। आप बताओ इसमें 1 सितंबर को इसने जॉब ज्वाइन की थी या नहीं?
यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का, हम तो अब कौन से कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 4,53,600 था या नहीं? बोलो। उसमें कितने तक की एग्जेम्पशन दी गई थी? अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो जो इंटरेस्ट है उसको एकदम से मत मानिएगा कि इतना टैक्सेबल है इतना एग्जेम्प्ट है, उसका कारण है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मुझे और आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर दोनों इंटरेस्ट है, और दोनों इंटरेस्ट हैं तो कम से कम आधे आधे तो होंगे ही। मगर जो वो आधा अमाउंट आएगा ना, 1,03,355 रुपये 50 पैसे, वो सारा टैक्सेबल नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा हूँ, कैसे वो समझो। सबसे पहले ईयर कौन सा है बेटा? 23-24। इस पीरियड में आप बताओ, इसने इस पीरियड में 31 मार्च 24 तक 4,53,600 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए नहीं। एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉयर की बात नहीं कर रहा हूं। और लॉ में लिखा हुआ है कि 2.5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट नहीं लगता। बोलो बेटा। ये रेफर करते हैं हम कॉन्सेप्ट को, जिसमें लिखा हुआ है कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट है ना। तो कितना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा हो गया? 2,03,600। जो भी वहां पे इंटरेस्ट का रेट होगा भाई, उस फंड के अंदर इंटरेस्ट का रेट तो कोई सरकार बताएगी ना, हम किस रेट से इंटरेस्ट देंगे। इस अमाउंट को इंटरेस्ट के रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस अमाउंट को इंटरेस्ट के रेट से मल्टीप्लाई करना है। वो जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई 2.5 लाख रुपए तक जो अमाउंट है वो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉई 2.5 लाख तक कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। तो 2.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूट करेगा उसी पर तो मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ना। तो इस 6-7 महीने में इसने इतना कंट्रीब्यूट किया है, 7 मंथ्स में, 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स इंटरेस्ट जो मिलेगा वो टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख के ऊपर कितने का कंट्रीब्यूशन है? मैं इसे कह देता हूं, इस वाले कंट्रीब्यूशन को एक्सेस कंट्रीब्यूशन। 2.5 लाख से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा कंट्रीब्यूशन है? उस पर जो भी इंटरेस्ट का रेट आएगा, मुझे नहीं पता वो क्या इंटरेस्ट का रेट है, वो टैक्सेबल होगा। ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। पता ये कहां लिखा था हमने? देखो ये यहां लिखा था हमने, ये लिखा था ना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। वो जो मैं अभी समझा रहा हूं वो ये वाला टैक्सेबल अमाउंट है। मतलब ये टैक्सेबल, पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। 4,53,600 से 2.5 लाख हटा दो, क्या बचा? 2,03,000। उस पर जो इंटरेस्ट का रेट आएगा वो टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गई? अब और सुनो बेटा, अभी इसमें एक और चीज छुपी हुई है, कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। फिर अगला वर्ष आया, अगले वर्ष में, इस वर्ष में इस एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया? इस वर्ष में 7,77,000 अभी निकाला था हमने। उसमें से कितने तक का? 2.5 लाख तक। ये हो गया बेटा कौन सा कंट्रीब्यूशन? एक्सेस कंट्रीब्यूशन। किसका? एम्प्लॉय का। बताओ कितना आया? 600। उस पर क्या लगेगा? जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा। वो जो इंटरेस्ट का रेट आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पता है कब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी? ये वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहां पे आएगी? ये आएगी प्रीवियस ईयर 24-25 में, जो ऊपर अभी आप लिख रहे हो, जो यहाँ पे लिख रहे हो, ये जो लिख रहे हो ना 24-25 में यहाँ पे, वो ये वाला लिखा है आपने इंटरेस्ट। सुन लिया? आप सुनिए कहाँ मिस्टेक होगी आपसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ये जो 2,03,600 पे इंटरेस्ट मिला होगा, मुझे नहीं पता किस रेट से मिला होगा, लेट्स एज्यूम 5% रेट। तो 2,03,600 का 5% एज्यूम किया हमने, वो टैक्सेबल हो गया। तो क्या वो इंटरेस्ट सिर्फ इन 7 महीने में मिला होगा? इस वर्ष में नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो भी टैक्सेबल होगा। सिर्फ ये एक अकेला अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, यहां पे एक और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी, इंटरेस्ट ऑन 2,03,600, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। यानी कि सेकंड ईयर में 2 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होंगे। एक इस वर्ष का जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, और इस 7 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा वो भी इनकम। 7 मंथ्स का नहीं मिलेगा अब इस वर्ष पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 2,03,600 पर इस वर्ष में। भाई इस अमाउंट पर इस वर्ष में तो मिलेगा 7 मंथ्स का इंटरेस्ट,
मगर इस वर्ष में तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं समझ में आई अभी भी मेरी बात? आई थोड़ी बहुत बात समझ में? आइए मैं समझाता हूँ। यहाँ आप क्या लिख रहे हो बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन से वर्ष का? 23-24 तो लिख चुके ना, 24-25 लिख रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था हमारा? 10। इधर देखिए, देखिए इस वर्ष में ना एक तो मिलेगा 24-25 का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट। पता है ये 24-25 का कितना कंट्रीब्यूशन है? इधर देखो साफ सामने, पता है ये कितना इंटरेस्ट मिलेगा? देखो इतना, ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये मिलेगा 7,77,600 माइनस 2.5 लाख। उस पर मिलेगा आपको इंटरेस्ट के रेट से इंटरेस्ट। एक तो ये टैक्सेबल होगा, है ना? और एक बात बताओ, 2,03,600 पर इस वर्ष भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैं देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे एक चीज और मिलेगी इस वर्ष में, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, जो कि कंट्रीब्यूशन किया गया था मेड इन फाइनेंशियल ईयर 23। पता है ये कितने कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है? 2,03,600। वो 2,03,600 कैसे आया था? 4,53,600 माइनस उस पर बताओ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ या ना करो बेटा। वो टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में? अंडर हेड। यहां तक बच्चा नहीं पहुंचता है कि ये भी होगा। और एक और इंटरेस्ट मिलेगा, ये सुनो, नहीं भाई गलत ना बोला, बोला ही ना करें बेटा, ठीक है? एक तो ये इंटरेस्ट हो गया, और बेटा एक ये इंटरेस्ट हो गया। इस 2,03,600 पे आप बताइए, इन 7 महीने में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा जो इस वर्ष में आपने टैक्सेबल कर दिया होगा। फिर जब ये वाला वर्ष आया तो 2,03,600 पे वापस से इंटरेस्ट मिला, और साथ में 5,27,600 पे इंटरेस्ट मिला। पता है एक और इंटरेस्ट मिला, वो जो 2,03,600 पे इंटरेस्ट मिला था ना, वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, वो खाते में पड़ा होगा, उस पर भी तो इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अभी तक तो आप सिर्फ फंड्स का ही इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई। 2,03,600 का इंटरेस्ट इस वर्ष में मिला होगा, इसका इंटरेस्ट इस वर्ष में मिला होगा, ठीक टैक्सेबल है। मगर 2,03,600 पे मान लो 10,000 का इंटरेस्ट मिला था। कितने का? तो इस वर्ष में 24-25 में उस 10,000 पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। वो तुम्हारे पेटीएम के डिजिटल वॉलेट में थोड़ी आए हैं, वो भी तो आरपीएफ के अकाउंट में। नहीं समझ में आई आपको मेरी बात? तो इस वर्ष में आपको एक चीज और मिलेगी, क्या? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है ना, पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा अंडर हेड। ये जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट लिखवाया ना बेटा, बच्चे इसे मिस कर जाते हैं, ठीक है? आइए इसी कैलकुलेशन को आप कौन से ईयर के लिए करते हैं? 25-26 के लिए। इसलिए लास्ट क्लास में जब मैं रिवीजन करा रहा था तब भी मैं बार बार इलस्ट्रेशन 10 को रेफर कर रहा था, और जब मैं क्लास पढ़ा रहा था आपको तब भी मैं बार बार इसी इलस्ट्रेशन को रेफर कर रहा था पूरे क्लास में। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा है? ये वो कैलकुलेशन है जो इस वर्ष आपकी सैलरी में इंक्लूड होगी, ये वाली कैलकुलेशन। नंबर 1 कौन सा कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो कि कौन से सेक्शन में आएगा ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक। वीआईआई में 7,77,600 माइनस 7.5 लाख, कितना आएगा? 27,600। फिर इस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन व्हाट?
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आज की हमारी रिवीजन क्लास हम यहीं पर ऑफ करने वाले हैं इस एग्जाम्पल के बाद, और फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे वाले इलस्ट्रेशंस लेंगे। क्या बनेगा, टीपी पीसी बाई 2 इंटू में आर पी सी वन प्लस टी पी वन इंटू में आर। अच्छा, आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं क्वेश्चन आंसर पे जोर देता हूँ। सिर्फ आप टीचर कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ले बेटा, वो नहीं पहुंचा सकता। और एक बात बताऊं, आप सोचें कि टीचर ने पढ़ा दिया अब हमको आ गया, ये उससे वो आपसे अच्छा है जिसने पढ़ाई नहीं है, वो आपसे अच्छा मानता हूं मैं, क्योंकि उसका कम से कम टाइम तो खराब नहीं हुआ। ठीक है, आपने पढ़ा और छोड़ दिया तो फिर वो टाइम खराब हो गया बेटा आपका। मगर मुझे आप पे भरोसा है कि आप 8-10 बार कल तक रिवाइज कर लेंगे। तो पीसी कितना है जी, 27,000। चलो हम लिख लेते हैं बेटा, पीसी कितना है 27,600। और पीसी वन कितना है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का 27,600, और उससे पहले वाले वर्ष का कितना है, नील 27,600। ये टैक्सेबल पोर्शन है ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25 एंड 23-24। ठीक है, और ये टैक्सेबल पोर्शन है कौन से ईयर का, 25-26 का। तो पीसी होता है जो करंट प्रीवियस ईयर है उसका टैक्सेबल पोर्शन, और पीसी वन होता है जो पास्ट ईयर आपके गुजरे हैं 1 अप्रैल 2020 के बाद, उनका जो टैक्सेबल पोर्शन है उनका एग्रीगेट। तो सर आपने यहाँ पर 24-25 और 23-24 ही क्यों लिया, 22-23 क्यों नहीं दिया? 22-23 में उसने जॉब ही ज्वाइन नहीं की थी। टीपी वन सिमिलरली ये टैक्सेबल परक्यूजिट है, ये टैक्सेबल इंटरेस्ट है ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25 एंड, और अभी जो आप निकालने जा रहे हो 25-26 का निकालने जा रहे हो। आर इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाई फंड्स का एवरेज। इंटरेस्ट पता नहीं है, अभी हम वर्किंग नोट नंबर 3 में निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। सिर्फ अगर मैं इतना लिख के छोड़ दूं ना, तो इसका मतलब है एनुअल एक्रीशन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमारा अकाउंट पूरे वर्ष में कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है। किस किस चीज से इंक्रीज हुआ होगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से, और दो चीज़ों से और हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से, और वो हमारे पास कोई मापदंड नहीं है कि हम उसको अलग अलग कर पाए, है ना। उसके लिए तो हमें प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे कि इसके क्या डॉक्यूमेंट हैं जो एम्प्लॉय के तैयार कराए गए। इसका क्लोजिंग बैलेंस आप क्वेश्चन में देख लीजिए कितना दिया है, कितना दिया है चेक करिए। और ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, और ये है जी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और इतना ही है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। बताइए सब कुछ कैलकुलेट करके 350 300। अब हमें निकालना है फंड्स का एवरेज। वर्किंग नोट नंबर 4 में कैसे निकालेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और जो क्लोजिंग दिया है उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है इतना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आ गया ये वर्किंग नोट नंबर 3 में कंप्यूट किया है। डिवाइड करके बता दो बेटा कितना आ रहेगा। ठीक है बेटा, अब इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। पीसी कितना था,
इंटू में आर 0.0947, ये 27,600 था, ये 1532 था। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 4,067 ये टैक्सेबल आ गया। ये तो मैंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसकी इंटरेस्ट की बात की थी। अब मैं किसकी बात लिखने वाला हूं? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सैलरी मेड नहीं होगा, इसलिए नॉट टैक्सेबल लिख दिया। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। क्यों होगा टैक्सेबल? सिंस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का ग्रेटर देन कितना है बेटा? 2,50,000। अब बेटा, अब आप बताना कितने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएंगे यहाँ पे, ये अब आपको बताना है। ठीक है, एक तो मैं ही बता दूंगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन आएगा प्रीवियस ईयर 2025-26 का, ये तो टैक्सेबल होगा ही, है ना। ऊपर IFOS लिख दिया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 7,77,600 में से 2,50,000 इंटू में इंटरेस्ट का रेट, जो भी इंटरेस्ट का रेट रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट। अब बताइए और कौन कौन सा अमाउंट आएगा। सबसे पहले याद दिलाऊं, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन आएगा पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, जो कि पता है कितना था? 2,03,000 इंटू में ये आएगा एक तो। ठीक है, और क्या आएगा? एक आएगा इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये तीन चीज़ें तो मोटी मोटी टैक्सेबल होंगी। अब इस 2,03,600 पे क्या मिला होगा? इंटरेस्ट ऑन मिला होगा या नहीं? 2,03,600, ये क्या होगा बेटा? टैक्सेबल। पता है, मुझे इसको एक बार और लिखना पड़ेगा। एक तो मुझे पता है क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन 2,03,600 की जगह मैं एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। पता है क्यों लिख रहा हूं ये? 2,03,600 पे बताइए इस 25-26 में इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं? इस अमाउंट पर, इस वाले अमाउंट पर यहां इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं? मिलेगा। फिर इसका जो इंटरेस्ट यहां मिला था उस पर भी तो इंटरेस्ट यहां मिलेगा। फिर इसका इंटरेस्ट जो यहां मिला था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 2,03,600 पे यहाँ पे तीन इंटरेस्ट मिलेंगे। खुद 2,03,600 पे इंटरेस्ट, 2,03,600 पे जो यहाँ इंटरेस्ट मिला है 7 महीने का उस पर भी यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा, और 2,03,600 पर जो यहाँ इंटरेस्ट मिला होगा उस पर भी यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये मैंने लिखा है क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो मैंने एक वर्ड यूज कर लिया। ये क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पता है कौन सा आएगा? 2,03,600 का इंटरेस्ट कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 23-24 का एंड 24-25 का। तो ये हो गए तीन इंटरेस्ट, एक खुद ये, समझ में आ गई बात या नहीं? और 1 2 3, तीन अमाउंट हो गए। और फिर इसका इंटरेस्ट, और इस फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 24-25 का। ये इतने सारे अमाउंट टैक्सेबल होंगे, और जैसे जैसे आगे ईयर बढ़ते जाएंगे ये संख्या
बढ़ती जाएगी बहुत तेजी के साथ। समझ में आ गई बात या नहीं? ये समझना है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई, मॉड्यूल में लिखी गई है, आईसीआई के मॉड्यूल में दिया है उन्होंने, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है क्या लिखा हुआ है इतना सारा, वो ये लिखा हुआ है। और जैसे अभी 2 साल के बाद, अब देखिए यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, मैंने क्या लिखा है आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं फिर से समझा देता हूँ। 23-24 में 7 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा 2,03,600 पर, उसी 2,03,600 पर यहाँ 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, जो यहाँ पे 7 मंथ का इंटरेस्ट मिला होगा उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, नंबर दो। उसी 2,03,600 पर जो यहाँ 12 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, है नंबर तीन। तो 2,03,600 पर यहाँ पर 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, खुद 2,03,600 का और पिछले 2 वर्ष के इंटरेस्ट का। तो दो जो वर्ष के इंटरेस्ट हैं उनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है? तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट तभी टैक्सेबल होता है जब उसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितने से ज्यादा हो, 2.5 लाख से ज्यादा। टीपी भी समझ में आ गया होगा आपको। और 17(1) में तो सिंपल था, सैलरी का 12% और इंटरेस्ट के नाम पर 9.5% तक एग्जेम्प्ट था, उसके ऊपर टैक्सेबल था। आज की हम अपनी रिवीजन क्लास नंबर 2 को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास से नया रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मतलब सैलरी को आगे बढ़ाएंगे अभी।